बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाउ इज़ गोइंग योर स्टडी? होप सो यू आर डूइंग वेल. Let's start a new chapter of the subject animal form and function. Chapter named as communication 1. ये सेकंड चैप्टर है, नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम. इस कम्युनिकेशन 1 में हम जो डिस्कस करेंगे वो नर्वस और सेंसरी सिस्टम है. नर्वस सिस्टम को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके अलावा जो इसका सेकंड पोर्शन है वो है सेंसरी सिस्टम्स, तो उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सेंसरी सिस्टम में कितनी सेंसेस हैं? 5 सेंसेस को हम डिस्कस करेंगे: टच, विजन, स्मेलिंग, हेयरिंग एंड टेस्टिंग. तो इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. जो फर्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का वो होगा न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन. वो जो कम्युनिकेशन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और एक्शन पोटेंशियल है. इसके अलावा हम ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स का और वर्टिब्रेट्स का. सो आज हम इस चैप्टर का पहला कंटेंट डिस्कस करते हैं. लेक्चर नंबर 7 है ये इस कोर्स का, जो कि है न्यूरॉन स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो ये न्यूरॉन्स को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा इसका बेसिक देख लें कि इस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम को ही डिस्कस करना है. तो हाउ नर्वस सिस्टम हेल्प्स टू कम्युनिकेट, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट. यानी वो किस तरह कम्युनिकेट करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, डिफरेंट फंक्शन प्ले करेगा वेरियस ऑर्गन्स के, ऑर्गन सिस्टम के इन द एनिमल बॉडी, उसको हम डिस्कस करेंगे. अब वो जो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो किसके ज़रिए होगा और कितने स्टेप्स में होगा. वही आपने पहले पढ़ा भी हुआ है ना कि पहले कलेक्शन होगी, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर उस पर काम होगा. ठीक है, इनिशिएशन होगी वर्क की, रिस्पॉन्स आएगा. इसके अलावा इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन किस तरह होगी वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं. नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो नर्वस सिस्टम का यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है जो कि ये काम करेगा. लाइक जैसे आप किडनी का यूनिट डिस्कस करते हैं, नेफ्रॉन है, तो नर्वस सिस्टम का भी तो कोई यूनिट होगा ना. तो वो बेसिकली न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, न्यूरॉन है. न्यूरॉन इज़ आल्सो नोन एज नर्व सेल, नर्व फाइबर्स. तो ये न्यूरॉन्स क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चरल यानी आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो अब हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या आता है. सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है. और इस अब न्यूरॉन्स की ये तो हो गया भाई, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. तो अब ये इसमें है क्या क्या, बेसिकली इसके जो फंक्शंस हैं और इसकी पार्ट्स क्या क्या हैं. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है. न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन का. तो उसमें आप देख रहे हैं येलो जो कलर है वो उसकी सेल बॉडी है. ठीक है, जैसे सोमा भी बोलते हैं. हैविंग अ न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है. डेंड्राइट्स है ब्रांचिंग फॉर्म में. फिर यहाँ से एक्सोन निकल रहा है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं डिटेल से और इसकी ये लेबलिंग को भी हम डिस्कस करते हैं, इसके पार्ट्स को भी. और लास्ट पे क्या है, टर्मिनल एंड फाइबर्स है. सो दिस वन, इस डायग्राम में आप देखिए ज़रा, ये जो है ये डेंड्राइट्स हैं, ये वाले, ये जो ब्रांचिंग फॉर्म में है. ठीक है, और इसमें क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है. अब डेंड्राइट्स क्या है, आप कहेंगे कि ये ऐसे फाइबर्स हैं विच कैरी इम्पल्सिस टूवर्ड्स द सेल बॉडी. ये देखें, अगर इस तरह आप इसको एरो से शो करें तो ये जो पैगाम लेके आ रहा है किसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी जो सेल बॉडी है. सो किस तरह डिफाइन करेंगे इसको, कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्रॉन. इसके अलावा जो सेकंड मेन टर्म है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में वो है एक्सोन. तो एक्सोन भी कंडक्शन करेगा. ठीक है, ये नर्व इम्पल्स की, लेकिन वो किस तरह करेगा इम्पल्स की, वो क्या करेगा, इट कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ये देखिए, ये इस तरह जा रही है ना, तो सेल बॉडी तो ये रही, तो ये सेल बॉडी से क्या हो रही है, अवे जा रही है, उससे दूर पैगाम लेके जा रही है. ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे क्या है,
इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोड ऑफ रेनवेयर है, श्वान सेल्स हैं, माइलिन शीथ है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो इसको हम देख लेते हैं, इनको भी मैं वन बाय वन आपको जो है इसका बता देती हूँ। अब माइलिन शीथ क्या है? ये एक इंसुलेटिंग, ये क्या है? इट इज़ एन इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, येलो कलर जो सारा शो किया हुआ है, ये क्या है? ये माइलिन शीथ है, ये वाली। ठीक है, अब ये एक इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग लेयर। शीथ तो आप लेयर को ही बोलते हैं, तो इट इज़ एन इंसुलेटिंग लेयर शीथ अराउंड नर्व्स। नर्व्स के इर्द गिर्द है ना। सो ये अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा फैटी सब्सटेंसेस हैं। तो इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है फिर? ये माइलिन शीथ जो नर्व सेल के इर्द गिर्द है, तो इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? ये अलाउ करती है इम्पल्सिस को ट्रांसमिशन में क्विकली और एफिशिएंटली। इसके अलावा यहाँ पे नोड ऑफ रेनवेयर है। ये जो जॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, नोड ऑफ रेनवेयर, नोड बनी हुई है। ये क्या है? ये बेसिकली नोड्स, ये क्या है? ये गैप्स हैं इन द माइलिन शीथ, और कोटिंग, उनकी कोटिंग है किसके ऊपर? न्यूरल एक्सॉन के ऊपर। और ये इनका भी फंक्शन है। ऑब्वियसली अगर ये है तो इसका कोई फंक्शन ही है ना। तो दैट अलाउ फॉर आयंस टू डिफ्यूज़ इन एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये अलाउ करते हैं मूवमेंट किसकी? आयंस की, इनर भी और आउटर भी। इसके अलावा ये साल्टेटरी कंडक्शन भी करते हैं, सिग्नल्स को रैपिडली जंप करवाते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? श्वान सेल्स हैं। व्हाट इज़ श्वान सेल्स? इट इज़ आल्सो नोन एज अ न्यूरोलिमा सेल्स। इसको हम न्यूरोलिमा सेल्स भी कहते हैं। एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, उसी के नेम पे ये नेम रखा गया है। तो ये भी क्या करते हैं? ये श्वान सेल्स भी प्रोडक्शन करते हैं माइलिन शीथ की। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, साथ ही मैंने आपको लेबलिंग भी बताई है और उस लेबलिंग की डेफिनेशन भी बताई है। ये भी वही है कि सेल बॉडी क्या है? वो मेन प्रोसेसिंग एंड सेंटर है ना, जिसमें न्यूक्लियस है, वहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, वो ब्रांचिंग फॉर्म में थे, हमने स्ट्रक्चर में देखे। एक्सटेंशन है जो कि नर्व इम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ऑन दी अदर हैंड एक्सोन था जो कि अवे, वो भी कनेक्शन कर रहा है नर्व इम्पल्स की, लेकिन ऑपोजिट टू डेंड्राइट्स। ये किया था अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है माइलिन शीथ, न्यूरोलिमा हमने कहा है कि ये वही है, किसे? श्वान सेल्स को हमने बोला है ना, प्रोडक्शन करते हैं माइलिन शीथ की। इसके अलावा न्यूरॉन्स का काम क्या है? इसकी वर्किंग क्या है न्यूरॉन्स की? तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स ही इसने क्रिएट करनी है ना। तो ये कहाँ से शुरू होगी? जो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा उसका एंड था टर्मिनल एंड फाइबर्स, जो कि कहाँ पे लोकेटेड था? जहाँ पे एक्सोन क्या हो रहा था? एंड हो रहा था, एट द एंड्स ऑफ एक्सोन। तो ये ट्रांसमिट क्या करेंगे? इम्पल्सिस, जो कि लीव करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और सेंटर में एक जंक्शन आएगा, गैप आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जी, ये डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे शो ऑफ किया गया है। एक न्यूरॉन ए है, ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन ए है ये, और ये न्यूरॉन क्या है? बी है। तो अब न्यूरॉन ए से एक नर्व इम्पल्स आनी है उसकी टर्मिनल एंड एक्सोन से, और किस साइड पे जानी है? दूसरी न्यूरॉन के पास। ठीक है, अब देखें कि इसमें गैप तो है ना। वाई डू न्यूरॉन्स हैव साइनेप्स? न्यूरॉन्स के दरमियान में ये साइनेप्स क्यों है? हाँ जी, तो ये न्यूरॉन ए से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम जाना है, तो सेंटर में अब ये न्यूरॉन जो है ये कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, ये नहीं है कि एक न्यूरॉन दूसरी के साथ जुड़ी, दूसरी तीसरी के साथ, इनमें गैप होता है, बहुत माइनर सा गैप होता है। तो अब वो देखिए एक न्यूरॉन पैगाम लेके आए तो वो दूसरी को किस तरह देगी? सेंटर में तो गैप आ गया। सो वो जो गैप है, जो सिनेप्स है, जंक्शन है, अब वो कैसे फिल होगा? यानी कैसे पैगाम दूसरी तक जाएगा? तो वो थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन ए की जो है, ये न्यूरॉन ए है, यहाँ से पीछे हमने स्ट्रक्चर देखा था ना इसका, वो जो एक्सोन पे एंड हो रहा था, टर्मिनल फाइबर था, वहाँ से पैगाम आ रहा है। तो इसकी प्री साइनेप्टिक से न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल्स है, यहाँ से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली ये केमिकल्स हैं। ठीक है, और ये अब केमिकल्स है, ये रिलीज़ होंगी प्री साइनेप्टिक से और पोस्ट साइनेप्टिक के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इस तरह ये पैगाम जो है ये
आगे तक पहुंचाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ केमिकल्स के ज़रिए हो, जो ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय इलेक्ट्रिकली, डायरेक्टली भी हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकली नहीं हो रही तो ये फिर बाय मीन्स ऑफ केमिकल हो सकती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूरॉन्स की। नर्व सेल जो बेसिक यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा हाउ डू दे वर्क, किस तरह ये काम करते हैं। तो अब इसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज़ कौन सी है कि फर्स्ट वन तो है यहाँ पे ऑल न्यूरॉन्स हैव 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ एक्साइटेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे टर्म वर्ड आ रहा है एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो जो नर्व सेल्स है ये रिस्पॉन्स किस तरह करेंगे टू अ स्टिमुलस। अब वो एक स्टिमुलस एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो आउटसाइड से आ रहा है, हमारी अपनी विद इन बॉडी से ही कोई पैगाम आ रहा है। तो वो जो स्टिमुलस है नर्व सेल क्या करेगी, उससे रिस्पॉन्स देगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल होता है, दूसरा एक्शन होता है। तो रेस्टिंग के बाद जब कोई स्टिमुलस आता है तो फिर एक्शन पोटेंशियल शुरू होता है। तो वो जो इसका रिस्पॉन्स होगा नर्व सेल्स का, उसे हम इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, एक्साइटेबिलिटी। इसके अलावा जो सेकंड टर्म है कंडक्टिविटी, ये अब क्या है, ये कैसी प्रॉपर्टी है न्यूरॉन्स की? कनेक्टिविटी का मतलब है कि एबिलिटी, न्यूरॉन्स की एबिलिटी कैसी होगी टू ट्रांसमिट इम्पल्स, किस तरह इम्पल्स उसने ट्रांसमिट करनी है, ये एबिलिटी उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन इज़ इफेरेंट, सेकेंड वन इज़ अफेरेंट एंड द थर्ड वन इज़ इंटरन्यूरॉन। इफेरेंट को अदर वर्ड में हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, और अफेरेंट को सेंसरी एंड द इंटरन्यूरॉन को रिले सेंटर। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जो यहाँ पे नर्व इम्पल्स है मोटर, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मोटर न्यूरॉन कैसे पैगाम कन्वे करेगी? अब जो मोटर न्यूरॉन्स है ये ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, आगे हम इनके डायग्राम भी देख लेते हैं। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करेगी? ये ऐसी न्यूरॉन्स है दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सेंसरी न्यूरॉन है तो ऑब्वियसली इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि सेंस करना। तो वो एनवायरमेंट से सेंस करेगी तो आगे पैगाम किसको देगी, किसको ट्रांसमिट करेगी, एनवायरमेंट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, वो पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके क्या करेगी, इफेक्ट आगे देगी सेल्स को। वो मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स या वट एवर। और इंटर न्यूरॉन का फिर, और उसका नेम ही शो कर रहा है इंटर, यानी वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो इंटर न्यूरॉन्स कनेक्शन के तौर पे है। ठीक है, ये परमिटिंग करेगा, इंटीग्रेशन करेगा, रिले सेंटर है। यहाँ पे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो भी हमने डिस्कस की है। इसमें कौन कौन सी है ये आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। डायग्राम सेकंड डायग्राम में जो भी फिगर है उसमें वही इंटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसे रिले भी बोल रहे हैं। एंड द थर्ड वन जो डायग्राम है वो मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो आप सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती है, सेंस करती है। ठीक है, एनवायरनमेंट से, और किसको पैगाम दे रही है, ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब लेकिन यहाँ पे हम ज़रा इनकी डिटेल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो जो मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, उसमें क्या है कि उसके जो आप देख रहे हैं कि इसमें रिसेप्टर सेल्स हैं, माइलिन शीथ है, एक्सोन है, और उसका सेल बॉडी देखिए कहाँ पे लोकेट है। सो इसमें एक्सोन क्या है, काफ़ी लॉन्ग है ना, तो आप कह सकते हैं इन द मोटर न्यूरॉन देयर इज़ अ लॉन्ग एक्सोन। ठीक है, और नंबर ऑफ स्मॉल डेंड्राइड्स भी है जो कि गिवन आउट फ्रॉम द सेल बॉडी से गिवन आउट हुए हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम ये रिले न्यूरॉन्स को देखें, अब इसे रिले न्यूरॉन्स कह रहे हैं, इंटर न्यूरॉन कह रहे हैं, या फिर आप इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट, सो मैनी नेम। तो ये क्या करती है, अभी हमने कहा ना कि ये मैसेज रिसीव करेगी सेंसरी न्यूरॉन से और मिक्स्ड करेगी ऑर्डर थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। कि मोटर न्यूरॉन्स कहेगी कि हाँ जी इस तरह का काम करना है, तो चलो इस तरह की इसकी कंडक्शन कर दो। सो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये वैसे ही जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ज़्यादातर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सर्व करते हैं इंटरमीडिएट लाइक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है
उसमें हम देख लेते हैं कौन सा है मोटर न्यूरॉन्स का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसका आप देख लें सेल बॉडी किस तरह है, और उसमें ये डेंड्राइट्स हैं और एक्सोन है आगे जो उसका एंड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है उसका मसल्स और ग्लैंड्स में। तो आप इसमें कह सकते हो कि इसकी शॉर्ट डिस्टेंस है, सेल बॉडी से इसका शॉर्ट डिस्टेंस है ना मोटर न्यूरॉन। इसमें सेंसरी में और मोटर न्यूरॉन में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। चलें नेक्स्ट जो है, ये हम एक जनरलाइज्ड पाथवे देख लेते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम के। अब वो भी जो हमने डिस्कस किया कि ये पैगाम सेंसरी यहाँ से पैगाम ले रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे रही है, इंटर यहाँ पे रिलेट कर रही है, और मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम लेके बॉडी को दे रही है। तो वो किस तरह हो रहा है वो हम इसका एक जनरल पाथवे देख लेते हैं। इसमें हम देखें ये एक इनपुट आ रही है, और वो इनपुट कहाँ से आ रही है, एनवायरनमेंट से। ऑब्वियसली उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ये एक स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस जो है ये एनवायरनमेंट से आ रही है, ठीक है, इनपुट है। अब ये इनिशिएट करेगी ना, इम्पल्स को इनिशिएट करेगी। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन काम करेगी, सेंसरी न्यूरॉन्स ही काम करेगी ना। अब सेंसरी न्यूरॉन्स काम करेगी तो वो सेंस कौन सी हो सकती है, हमने कहा ना 5 सेंसेस होती हैं। तो अब ये एक मिल्क ऑफ ग्लास है, तो इसको अब देख के पकड़ना है ना, तो फिर यहाँ पे एक रिसेप्टर कौन सा होगा, वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसमें रिसेप्टर कौन सा है, आई रिसेप्टर है विजन का। अब ये देखा जा रहा है स्टिमुलस को, इनपुट को, तो ये पैगाम कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। वो इम्पल्स क्या करेगी, ट्रांसफर्ड हो जाएगी वाया सेंसरी न्यूरॉन्स। तो कहाँ तक जाएगी, इंटर न्यूरॉन्स के पास, ठीक है, जिसे रिले न्यूरॉन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये अब रिस्पॉन्स की सिलेक्शन होगी ना, ठीक है, ब्रेन के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। अब उसने वो एक रिस्पॉन्स देना, आउटपुट देनी है। तो वो आउटपुट क्या होगी, वो फिर नर्व इम्पल्स जनरेटेड होगी और यहाँ से ट्रांसफर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, और कहाँ तक जाएगी, इफेक्टर्स तक। वो इफेक्टर मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वट एवर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मसल्स होंगे जिन्होंने काम करना है। तो वो मसल्स क्या करेंगे, वो फिर क्या करेंगे, आउटपुट क्या होगी, चले भी इसको पकड़ें, ठीक है, ये अच्छा दूध का गिलास है तो इसको पकड़े और ड्रिंक कर ले। ये एक क्या है, जनरलाइज पाथवे है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। ये नीचे भी ये दिखाया गया है कि इनपुट है, ठीक है, स्टिमुलस फॉर्म में रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स में एंटर न्यूरॉन्स है, देन मोटर न्यूरॉन्स है, इफेक्टर, और एक आउटपुट क्या हो गया, जनरेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन की कम्युनिकेशन है। चैप्टर का नेम ही जैसे कि कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन किस तरह होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, या वो हम मैकेनिज़्म क्या होगा। तो हमने पढ़ा था ना, वो न्यूरॉन की कम्युनिकेशन में एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और दूसरा एक्शन पोटेंशियल है। तो आज के लेक्चर में हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल और ट्रांसमिशन जो न्यूरो ट्रांसमीटर को डिस्कस कर लेंगे जी। न्यूरॉन कम्युनिकेशन, अब ये जो लैंग्वेज है, सिग्नल है न्यूरॉन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, या उस नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो नर्व इम्पल्स ही है, ठीक है, न्यूरॉन का, और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसकी परमेबिलिटी क्या है, मूवमेंट किस तरह की होगी, उसमें न्यूरॉन में डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, ये सारे क्या रोल प्ले करेंगे जी। फर्स्ट वन है जो हमने पहला इसका डिस्कस करना है कम्युनिकेशन का न्यूरॉन का, वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब वो वर्ड से शो हो रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इट्स मीन इसमें कोई वर्किंग कंडक्शन नहीं हो रही होगी, नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगी, सिंपल है, रेस्टिंग न्यूरॉन इज़ नॉट कंडक्टिंग, यानी इसमें कंडक्शन नहीं होगी नर्व इम्पल्स की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये पोलराइज्ड फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे हम एक वर्ड पीछे भी हम पढ़ किए हैं कि की वर्ड है नर्व इम्पल्स। तो वो है क्या बेसिकली, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है, ठीक है, जो ट्रेवल होती है लॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, पीछे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन में है या मूवमेंट ऑफ आयन क्रॉस है, कुछ भी है सेल मेम्ब्रेन में जो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड रेस्टिंग तो हमें पता चल गया कि कंडक्शन नहीं है नर्व इम्पल्स के, साथ ही एक वर्ड है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है,
पोटेंशियल बेसिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है जो कि एग्जिस्ट करेगा अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है उसकी अराउंड, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो वही है कि यहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होगी, तो अब इसमें सारा सीन क्या होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसमें जो इन साइड, टू साइड है, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जो इनर साइड है मेम्ब्रेन की वो नेगेटिवली चार्ज है एज़ कम्पेयर टू द आउटर साइड जो कि पॉजिटिवली चार्ज फ्लूइड है। किस तरह है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, उसकी इनर साइड जो है वो नेगेटिव दिखाएगी और आउटर साइड क्या है, पॉजिटिव दिखाई गई है। तो ये कब है, जब नर्व इम्पल्स क्या है, नो कंडक्शन, यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं है, रेस्ट फॉर्म में। तो अब इसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है ना अक्रॉस ऑल सेल मेम्ब्रेन्स, तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और शॉर्ट फॉर्म RMP। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी व्हाट आर फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है, कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस होगा, नेगेटिव आयन ऑर्गेनिक आयंस हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के है कि नहीं है, तो ओबियसली नो कंडक्शन है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, और जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सोडियम पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम आयंस। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, इसमें दो डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो ए वाली है, पहली वाली है, ये एक वोल्ट मीटर जो है दिखाया गया है। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करेगा ना बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ऐसा ही है। सो कब करेगा, जब हम क्या करेंगे, कोई भी माइक्रो इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, प्लेस्ड करेंगे इनसाइड अ न्यूरॉन, कब, एट रेस्ट फॉर्म। और जो दूसरा है वो हम आउटसाइड, दो इलेक्ट्रोड को हम आउटसाइड रखेंगे और एक को इनसाइड रखेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे बिल्ट अप हुआ है उसे हम मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो वो जो मेजर करते हैं रेस्ट फॉर्म में, तो वो कितना होता है, -70 MV यानी मिली वोल्ट, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में क्या है, बी में, यहाँ पे एक न्यूरॉन दिखाया गया है, तो इसमें रेस्ट फॉर्म में है ना, ये कंडक्शन नहीं है। तो जब कंडक्शन नहीं होगी तब जो सोडियम है ना, ये मोर कंसनट्रेटेड आउटसाइड, और पोटाशियम कहाँ पे होंगे, मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड द सेल। तो ये न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन इन दिस रेस्टिंग कंडीशन इज सेड टू बी पोलराइज्ड, इसलिए से पोलराइज कहते हैं। अभी इस तरह की कंडीशन में न्यूरॉन सेड टू बी पोलराइज्ड। अब जो सेपरेटेड चार्जेस हैं वो ही एबिलिटी रखेंगे टू डू वर्क, इसी तरह ही आगे उसका उसमें एक्शन पोटेंशियल में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, हमने कहा हमने वोल्ट मीटर से उसको मेजर किया है, तो यूनिट्स क्या है, मिली वोल्ट्स। तो 1 MV 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 1/1000 वोल्ट्स। तो हमने कहा है कि इसका कितना मिली वोल्ट डिस्कस हुआ है, सॉरी मेजर्ड हुआ है, -70। अब जो यहाँ पे इसका डिफरेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज का इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो किस वजह से है, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मूवमेंट की वजह से है, ठीक है। इन द फ्लूइड वो आउटसाइड है या इनसाइड है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस जो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जितने भी सेल्स हैं जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होते हैं तब कंडक्शन नहीं हो रही होती जी। मेजरमेंट तो हम डिस्कस तो कर चुके हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो सोडियम और पोटाशियम आयंस है ये कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू आयन चैनल्स। आगे हम डायग्राम में देखते हैं किस तरह के आयन चैनल्स हैं। और आपको पता है ये मूवमेंट जो होती है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है ना, यानी वो नर्व पल्स किस तरह अपने आप को ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो ये किस तरह मेंटेन रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, हाउ डू सेल्स मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो वो हम देखेंगे कि सोडियम पोटाशियम आयंस की मूवमेंट है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हाई टू लोअर कंसनट्रेशन। इसके अलावा लीकेज यहाँ पे होगी, लीकेज चैनल्स यहाँ पे अलाउ करती हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन आयंस भी हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे हैं,
ह्यूज क्वांटिटी में है, नेगेटिव उसे बना नेगेटिव जो है इसी वजह से नेगेटिविटी हो रही है इनसाइड में। इसके अलावा प्रोटीन आयंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आउटसाइड मूव नहीं करके जाती, इसीलिए फिर इनर साइड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो रह जाती है। इसके अलावा जो कंसनट्रेशन सोडियम और पोटाशियम आयंस की है वो बोथ साइड पे क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है। और वो उसको कांस्टेंट रखने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे पंप्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। और वो सोडियम पोटाशियम पंप किस तरह काम करेंगे, वो एटीपी एंजाइम्स है, ठीक है, जब उसकी ब्रेकडाउन होगी फिर यहाँ से एटीपी रिलीज़ होंगे और वो उसको वर्कआउट करेंगे। इसके अलावा जो पंप्स है ये एक्टिवली मूव करेंगे सोडियम आयंस को आउटसाइड द सेल। और पोटाशियम आयन का हमने देखा है ना कि जो सोडियम आयंस है वो किस साइड पे ज़्यादा है, आउटसाइड पर, जो पोटाशियम आयंस है वो किस साइड पे ज़्यादा है, इन साइड पे। तो सोडियम जो आयंस है वो क्या रहेंगे, आउटसाइड द सेल, और पोटाशियम आयंस कहाँ पे रहेंगे, इनसाइड द सेल्स। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या शो किया गया है कि ये आयन चैनल दिखाए गए हैं और इसके अलावा सोडियम पोटाशियम पंप को मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये सोडियम पोटाशियम पंप है और ये क्या है, आयन चैनल है, गेटेड फॉर्म में और ओपन फॉर्म में। अब अगर हम इस मैकेनिज्म को देखेंगे किस तरह मेंटेन हो रहा है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस है ना, वो बोथ साइड पे मेम्ब्रेन पे क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ चैनल्स सम चैनल आर ऑलवेज ओपन बट अदर्स ओपन आर क्लोजली बाय द पोजीशन ऑफ गेट्स, यानी वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो जो प्रोटीन्स है वो भी शेप यहाँ पे जो है वो शेप को चेंज कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, वट। तो इसके अलावा गेट्स ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहे हैं। सो जब गेट्स जो हैं वो सच गेट्स आर सेड टू बी वोल्टेज रेगुलेटेड। सम ऑफ दीज मेम्ब्रेन चैनल्स आर स्पेसिफिक फॉर सोडियम चैनल्स और कुछ पोटाशियम चैनल्स के लिए होते हैं कि अगर सोडियम आने बाहर को मूव करना है तो सोडियम पंप ओपन हो जाएंगे, अगर पोटाशियम पंप बाहर को लीक हो रहा है या मूव हो रहा है तो वो ना कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो सेट करना है। तो हम कह रहे हैं कि बाहर पॉजिटिविटी क्यों ज़्यादा है और अंदर नेगेटिविटी क्यों ज़्यादा है सेल की। तो वो यहाँ पे एक तो रीज़न ये है कि अंदर हम कह रहे हैं कि पोटाशियम है और बाहर सोडियम है। तो अब जो पोटाशियम है ना उसकी भी लीकेज होना शुरू हो जाती है, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, वो भी जो है ना वो अंदर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो इसके लिए कोई परमिबिलिटी नहीं रखती, इम्परमिएबल होती है टू ऑल आयंस एक्सेप्ट पोटाशियम आयंस। तो सब हर आयन के लिए परमिएबल है एक्सेप्ट पोटाशियम। तो पोटाशियम आयंस क्या करेंगे, वो स्लाइटली कुछ क्वांटिटी उसकी क्या होती जाएगी, लीक आउट ऑफ द सेल। तो वो सारी बात है, फिर अंदर में जो इनसाइड पे जो पोटाशियम आयंस थे पहले भी वो सोडियम आयंस की निस्बत कम थे इनसाइड पे, तो वो भी थे, उसमें से भी कुछ लीक आउट होना शुरू हो गए सेल से बाय डिफ्यूजन। तो इनर साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके अलावा कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, वो प्रोटीन्स हैं या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो भी इन साइड को क्या करते हैं, मोर नेगेटिव बनाते हैं एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। सो दिस मेक द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। ये 2-3 रीज़न हैं जिस वजह से इनर साइड नेगेटिव रहती है और आउटसाइड क्या रहती है, पॉजिटिव। यानी देखें वो कह रहा है कि इट मूव्स 3 सोडियम मालिक्यूल्स आउट फॉर ईच 2 पोटाशियम मालिक्यूल। अगर अंदर 2 पोटाशियम आयन आ रहे तो बाहर कितने निकल रहे हैं, 3। तो ऑब्वियसली फिर बाहर क्या होगा, जो बाहर है वो क्या होगा, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर 2 पोटाशियम आयंस जो है वो आउटसाइड सेल से मेम्ब्रेन से इनर साइड पे आ रहे हैं, तो इसके बदले 3 बाहर भी तो जा रहे हैं ना, तो फिर किस साइड पे ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, बाहर वाली साइड पे ही, आउटसाइड। और इनर साइड क्या होगी, पहले इसमें जिसमें थोड़े बहुत पोटाशियम थे वो भी क्या होगे, लीक आउट होना शुरू होगी, ठीक है। तो फिर कुछ सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी से ये सारा काम, एटीपी से ये पावर आ रही है, वर्किंग हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैयर किया गया वोल्ट मीटर से, वो कितना है, -70 MV मिली वोल्ट। तो अगर हम इसको फिर थोड़ा सा समराइज़ करें तो मेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 MV,
या हम इसको -0.07 वोल्ट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा कंडक्शन और नर्व पल्स की क्या कंडीशन है, देयर इज़ नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और इसके अलावा लीकेज हो रही है पोटाशियम आयंस की, और बाहर 3 सोडियम जा रहे हैं, अंदर 2 पोटाशियम, अंदर पोटाशियम 2 आ रहे हैं। इसके अलावा ये सोडियम पोटाशियम पंप आयंस है, ठीक है, सारा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो क्या करें, अपनी साइड मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए है इसका एक जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट कर ले आगे। यही हम एक्शन पोटेंशियल में देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह रेस्ट से एक्शन फॉर्म में किस तरह जो है वो कंडीशन कन्वर्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।